है, उनकी प्रवृत्तियाँ क्या थी, तो उनका उद्घाटन कैसे हुआ, मतलब कैसे उत्पन्न हुआ। कवियों का एक मुख्य ही रूप सामने आता है, वो लोगों को जागृत करना, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना। आधुनिक काल के जिसमें राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, यथार्थवाद, नवजागरण, मानवतावाद। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे हिंदी साहित्य के कालक्रम एवं रचना किस प्रकार से रचित हुई थी, हिंदी साहित्य इतिहास किस प्रकार का था। आज हम लोग जानेंगे हिंदी साहित्य की जो रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में बाँटा है, उनकी प्रवृत्तियाँ क्या थी, तो उनका उद्घाटन कैसे हुआ, मतलब कैसे उत्पन्न हुआ। इस पे हम थोड़ी-सी अपने कॉन्सेप्ट को रखेंगे, आपको ज़रूर ये समझ में आएगा। चलिए हम लोग आज चलते हैं इस वीडियो पे। ये सब जो नोट्स मैं बनाया हूँ, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो सारे नोट्स हैं, इसको आप एक बार ज़रूर अवश्य पढ़ें। मैं इसी से सारा कुछ आपको बता रहा हूँ, इसी से सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंतर्गत दे रहा हूँ, मतलब आपके समझा रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। इसी से आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि किसी ऐसे लड़के या किसी ऐसे छात्र को प्रॉब्लम आ सकती है। ये देख सकते हैं इस तरह करके। तो मैं इसको अब लेके चलता हूँ अगले कॉन्सेप्ट पे कि हिंदी साहित्य के 4 भागों में जो बाँटा गया है, मुख्यतः 4 भागों में बाँटा गया है। तो वो उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसमें क्या-क्या हुआ था, क्या-क्या प्रवृत्ति, सब आगे तक। आदिकाल में वीरों का गुणगान किया जा रहा था। 4 भागों में जो बाँटा गया है, उसमें से पहला जो भाग है वीरों का है, उसका गुणगान किया जा रहा था। जैसे पृथ्वीराज रासो में आप देख सकते हैं, ये रासो साहित्य से संबंधित। यहाँ पर वीरों की तरफ से लोगों में भक्ति के मार्ग पर अब की ओर जा रहे थे। अब देखिए धीरे-धीरे वीरों की जो गुणगान की जो प्राथमिकता थी, वो धीरे-धीरे खत्म हो रही थी। मतलब अब वीरों की गुणगान के से आगे बढ़ गए। तब ये जो भक्ति काल, जो आदि काल था, वो खत्म हो चुका है। अब नया आता है, नया दौर आता है भक्ति काल का। जो आदि काल का समय सीमा था, वो आपका जब के देख सकते हैं यहाँ पर 1050 से 1375 ईस्वी तक था। मतलब इस समय कोई खास युद्ध नहीं हुआ था। इस समय मुगलों का शासन था। अगर इतिहास की हम बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास नहीं, इतिहास की बात करें तो इस समय मुगलों का शासन था। इस समय वीरों की गुणगान किया जा रहा था। वीर कैसे युद्ध कर रहे थे, किस तरह करके। अब धीरे-धीरे यहाँ पर देख सकते हैं, मुगलों के शासन से अब छीन होकर हमारे यहाँ अंग्रेज आ रहे हैं, बस रहे हैं, इस तरह करके हो रहे हैं। इसी बीच मुगल दरबारी बाबर ने एक, वो बहुत ही धार्मिक थे। उन्होंने अपनी धार्मिकता को दिखाते हुए भक्ति आंदोलन की प्राथमिकता दी। वहाँ से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है। भक्ति आंदोलन में क्या होता है, अब देखिए जिस जिस काल में जो कवि रचना रचते हैं, जो भी काल की रचना रचते हैं, उस काल के अनुसार से हम उसके नाम रख देते हैं। अब भक्ति पर रचित गई है, इसलिए भक्ति काल रख दिए। आदि काल मतलब इसको आदि काल, वीर गाथा काल भी इसको कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसे वीर गाथा काल भी कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग भक्ति काल पर चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता था, सच्चाई, प्रेम और भगवान को पाने का आसान मार्ग पर विचार किया जाने लगा। कहा जाता था कि अगर आप ईश्वर की समर्पण एवं भक्ति से ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें कोई सिद्ध या किसी तरह की सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक मार्ग से अनन्य प्रेम और समर्पण से आप अपनी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी तरह सूफी काव्य, इस्लाम धर्म के सूफी काव्य में भी इसी तरह की रचना को देखने मिलती है। जिस तरह भक्ति काल का आरंभ हुआ, उसी तरह सूफी काव्य में रचना को देखने को मिलती है कि उसमें भी इस्लाम के धर्म के लोगों को ये समझाया गया कि आप किस तरह सच्ची प्रेम से अपने ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, बिना कोई पूजा पाठ इत्यादि से। और भक्ति काल की रचना जो 2 भागों में बँट गए, इसमें क्या हुआ, इसमें 2 भागों में बँट गया। एक नीति निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। सगुण के भी 2-2 हुए, निर्गुण के भी 2 धाराएँ प्रभावित। मगर पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि रीतिकाल क्या है? रीतिकाल, अब हम लोग रीतिकाल पर बात करते हैं। रीतिकाल में क्या हुआ था, जैसे कि भक्ति से अब मन सबका ऊब गया। 1375 से 1700 ईस्वी तक जो भक्ति काल संवत जो चला, वो अब सबका थोड़ा-थोड़ा मन उठने लगा। तो अब क्या हुआ, इस समय लोग दरबारी कवि के रूप में प्रस्तुत होने लगे। दरबारी कवि का मतलब होता था
दरबार में जो राजा थे उनके प्रति उनकी प्रशंसा करना, उनके ऊपर रचना करना, उसी तरह जैसे चंद्रगुप्त का एक रचना है, इसी तरह हमको देखने को मिलता है। इससे क्या होता था, लोगों की जो प्राथमिकता होती थी वो मुख्यत रूप से राजाओं की प्रशंसा करना तथा लोगों को उनके बारे में बताना, उनकी सारी गुणगान करना, ये सब था। अब इस तरह करते-करते देखा गया है कि समाज में थोड़ा-सा समाज अंधकार की ओर चलने लगा। तो कवियों ने आधुनिक काल की ओर अपना कदम रखा। आधुनिक काल के अंतर्गत क्या होता था, लोगों में सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना, समाज के प्रति कुछ अच्छा करने की चेतना को जागृत किया गया है। कवि जितने हुआ करते थे, वो सब क्या करते थे, अपनी रचनाओं के माध्यम से हम पीढ़ी जैसे जो अन्य पिछड़ा वर्ग लोग हैं, उनको अपने मार्ग पर, उचित मार्ग पर दर्शाते थे। उसी तरह कवि हुआ करते थे। छोटे अर्थों में अगर कहा जाए कि अगर हम स्टार्टिंग से अंत तक देखें, मतलब आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक, तो कवियों का एक मुख्य ही रूप सामने आता है, वो लोगों को जागृत करना, लोगों को सही मार्ग पर ले जाना। अब आप लोग को जो आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, वो शायद कुछ कुछ समझ में आ रही होगी। अब आगे हम लोग चलेंगे। आदिकाल के 5 साहित्य की रचना विकसित हुई है, जिसमें से सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, वीर गाथा, वीर को गाथा किया, वीरों का गाथा किया जाता था रासो साहित्य में, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य। उसी तरह भक्ति काल में 2 धाराएं प्रभावित हुई, निर्गुण सगुण। इनके भी 2-2 धाराएं निकली, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी क्या होता था, संत काव्य की तरह तर्क, ज्ञान, सदाचार, मतलब आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं ज्ञान की रूप से। जैसे कि आप ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इस कथन पर ईश्वर की जो ज्ञानाश्रयी कवि थे वो रचित करते थे। प्रेमाश्रयी में क्या होता था, प्रेम और मानवीय संवेदना, मतलब आपको प्रेम और मानवीय संवेदना के रूप से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात ज्ञानाश्रय या प्रेमाश्रयी निर्गुण काव्य की रचनाएं हैं, जो निर्गुण के अंतर्गत आते हैं। ज्ञानाश्रयी के प्रमुख कवि कबीर जी हैं, प्रेमाश्रयी के उसी तरह वही सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति, कृष्ण भक्ति का धारा के अंतर्गत हम लोग 2 धाराएं को प्रभावित होते हुए देखते हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में और राम भक्ति में, दोनों में क्या अंतर था? यहाँ पर कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया जाता था, वहीं राम भक्ति में राम जी के अवतारों पर विश्वास करते थे कि राम जी का अवतार होता है। जब 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 कोई घटना घटित होती है, कल्याण की क्षति होती है, तब तब राम जी अवतार लेते हैं। इस कथन पर राम भक्ति आधारित थी। कृष्ण भक्ति में लीलाओं, गोपियों की वर्णन एवं किस तरह कृष्ण अपनी सारे बचपना जीते हैं, इस पर वर्णन देखने को मिलता है। राम भक्ति के प्रमुख रचनाकार तुलसीदास जी को माना जाता है। अब हम लोग रीति काल पर जाते हैं। रीति काल रीति काल के 4 भागों में प्रभावित हुई है, जिसमें केशव दास रीतिबद्ध कवि के रूप में सामने आए। अर्थात रीति का नियम का पालन करने वाले कवि थे, मतलब रीति की जो नियम थे उनको पालन करते थे। अब रीति सिद्ध कवियों में क्या होता था, रीति नियमों का पूरा ज्ञान था, उनको रीति सिद्ध कवि कहते। रीति मुक्त काव्य, जिन्होंने बंधी बंधाई परिनीतियों को तोड़कर दरबारी नियमों से दूर होकर स्वतंत्र रूप से रचना किए थे। श्रृंगार उत्तर श्रृंगार कवि, मतलब श्रृंगार से अतिरिक्त अन्य विषयों पर लेखन करने को श्रृंगारोत्तर श्रृंगार कवि कहते थे। आधुनिक काल 1843 ईस्वी से आगे अभी तक जो रचनाएं रची है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र,
महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत, महादेवी वर्मा, जितेंद्र सिंह, दिनकर आदि कविताएं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध प्रकाशित किए। वर्तमान समय में जितनी भी रचनाएं देखते हैं वो सब आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक काल के जिसमें राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, यथार्थवाद, नवजागरण, मानवतावाद इत्यादि का विवरण देखने को मिलता है। तो इस तरह हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एंड हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रवृत्तियां को हम लोग ने कंप्लीट किया है। अगर किसी तरह का डाउट होते हैं तो आप मुझे अवश्य कमेंट करिए, मैं उस कमेंट को आंसर दूंगा। अगर हो सकता है तो मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।